अब सवाल उठता है कि ऐसे राजनेता जो सिर्फ अपने लाभ के लिए जीते हैं, जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, और फिर आप लोग पत्रकार लोग भी चर्चा करते हैं, और ये राजनेता तो उसमें उसको खोजते हैं कि इनमें से जीतेगा कौन, और उसके लिए इन्होंने एक टर्म कॉइन की है जिसका नाम है विनेबिलिटी। लेकिन ये लज्जा और शर्म की बात है कि इन राजनेताओं को दुर्जनों में, दुष्टों में, अपराधियों में, बाहुबलियों में, धन बलियों में ही विनेबिलिटी दिखती है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? सही बात। सही बात है। तो क्या सभी राजनीतिक पार्टियां जीतने के लिए एक जैसे ही हथकंडे नहीं अपनाती हैं? आवश्यकता है इस समय की, सब वही करते हैं। हम लोग बहुत दयालु प्रवृत्ति के लोग हैं, हर बुरी बात को जो है ना क्षमा कर देते हैं। मतलब जो है फ्री भी बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, मुर्गे बांटना, गरीबों के वोट खरीदना, और जिनके वोट खरीदना उन्हें रिप्रेजेंट ना करना, अधिकांश राजनेता दुष्टतापूर्वक ये कहते हुए सुने जाते हैं कि हम तो अपनी पार्टी के अदने से सिपाही हैं। इन दुष्टों की छाती फटती है ये कहते हुए कि मैं इतने लाख लोगों का जनप्रतिनिधि हूँ, इनके लिए लड़ूंगा। ऐसा ख्याल ही इनके दिमाग में नहीं आता है। सर ऐसा करते हैं, इस विषय पर जो है एक अच्छा डिबेट कर लेते हैं। बहुत सुंदर विचार आया, बहुत ही सुंदर विचार आया। देश में नेता कैसा होना चाहिए, क्या? हमारे देश में नेताओं की परिभाषा क्या रही है और वर्तमान में स्थिति क्या है। बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत अच्छा विचार है आपका। तो ऐसा करते हैं, जल्दी हम जो है जी। आपसे आपसे उस पे जुड़ करके हाँ हाँ। लाइव डिबेट कर लेते हैं। किसी और को आप जोड़ना चाहें, कोई और इस विषय पर? नहीं नहीं, अपन ही काफी है, आप चिंता क्यों करते हैं इसमें? हाँ तो क्योंकि हम जानते, यदि यदि एक व्यक्ति से बात होती है तो बड़ी फोकस्ड बात होती है, क्योंकि जो व्यक्ति डिबेट में सम्मिलित हो रहा है उसका अपना व्यक्तिगत एजेंडा है। अच्छा भारत किसी का एजेंडा ही नहीं है ना। कोई भाजपा का एजेंडा लेके चल रहा है, कोई आरएसएस का एजेंडा लेके चल रहा है, कोई कांग्रेस का एजेंडा लेके चल रहा है। ये दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि देश का एजेंडा किसी का नहीं है। आप बताइए, देश का एजेंडा के वाले कितने लोग दिखाई देते हैं? सही बात। तो अब ये बताओ, ये आपका ख्याल बहुत अच्छा है और आप इसको प्लान कर लीजिए, जब आप कहेंगे तो हम। मैं ऐसा करता हूँ, इस पे कुछ लिख करके प्लान कर लेते हैं, ठीक है। और एक दो दिन में हम आपको फोन करेंगे। ठीक है। आप जो समय बताएंगे उसी समय पे जो है उस हिसाब से शाम में रखा जाएगा। एक बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। करते हैं। बाकी और विषय जो आपको अच्छे लगे तो अच्छा होगा कि वीडियो में ही हम लोग उस विषय को रखें। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं आपको 10-12 डॉक्यूमेंट दे देता हूँ, और आप एक एक करके अपने हिसाब से जो है ना उस पर जो है चर्चा रखिए। ठीक ठीक, पहले इसको हम रखते हैं, फिर आप और दीजिएगा हमें, वो उन विषय पे रखता है। क्योंकि हमने तो वो मॉडल बना दिए हैं जिससे ये देश बदल जाएगा, और वो इतने पावरफुल हैं कि सत्ता का ताज आम आदमी के सिर पर चला जाएगा। गांव का सरपंच, मोहल्ले का पार्षद, शहर का मेयर, जिला पंचायत का अध्यक्ष, प्रांत का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, और देश का प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद, सभी जो है वही लोग होंगे जो अच्छे भारत का संकल्प लेके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे। और देश का कानून से लेके, कंडक्ट रूल से लेके हर चीज़ बदल जाएगी। आम आदमी को 5 मौलिक अधिकार मिलेंगे। सुयश मिश्रा जी ज़रा ध्यान से सुनिए इस बात को, कि रोजगार का मौलिक अधिकार तो होगा ही, लेकिन वो रोजगार कौन सा होगा? आपके पोटेंशियल का। तो सुयश मिश्रा जी ये बताइए, आज तक किसी ने
सुयश मिश्रा जी का पोटेंशियल जानने की कोशिश की क्या? अब जहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं वही पोटेंशियल तो देखा ही नहीं जाता नहीं नहीं नहीं, वो जहाँ आप इंटरव्यू देने जाते हैं वो आपका पोटेंशियल नहीं, वो उस पोस्ट के लिए आप सुटेबल हैं कि नहीं है, उसके कितने हित साधेंगे, उसे अपना हित देखना है, आपसे कोई लेना देना नहीं। मतलब जिस पद को उसने एडवर्टाइज किया है उस इंटरव्यू में आप उसके हितों को कितना साध पाएंगे वो ये तलाशता है, उसे आपका पोटेंशियल क्या है वहाँ पहुँचाने में कोई रुचि नहीं है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, वो क्या देखता है, वो अपने लिए लाभ की चीज देखता है ना, कि इस पद के लिए जो हमें योग्यता चाहिए वो स्वयं में है कि नहीं है, और उससे हमारा कितना हित सदेगा, यही है कि नहीं है। लेकिन पहली बार मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि 144 करोड़ लोगों का पोटेंशियल नापने का एक अद्भुत प्रयास किया जाएगा, और आप जहां आज खड़े हुए हैं और आपका पोटेंशियल जहां आपको पहुंचाना चाहता है उसका एक रोड मैप बनाया जाएगा। उस रोड मैप को छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटा जाएगा, और हर माइलस्टोन को जो कि अचीवेबल होगा उसे 4 चीज़ें दी जाएंगी। पहले हम शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी इनेबलिंग कहते थे, लेकिन अब उसमें मुझे एक चीज़ और जोड़ना पड़ रही है जिसका नाम है संस्कार, क्योंकि हमने तो संस्कार विहीन युवाओं की फौज खड़ी कर दी है। लिहाजा संस्कार, शिक्षा, हुनर, टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग, और 6 महीने तक उसे सतत अभ्यास करा के सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा, और उस सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस को लेकर सुयश मिश्रा जी को बाजार में जाके ये नहीं कहना होगा कि देखो मैं अपने काम में एक्सीलेंट हूँ, मुझे जॉब दे दो। आपको सीधे राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण में लगा दिया जाएगा, और इन राष्ट्रीय संपदाएं जो कि करोड़ों लाखों करोड़ों की होंगी, इनके निर्माण में भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लगेगा। तो 144 करोड़ लोगों को उनके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा, और वो भी बिना कोचिंग के, बिना किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन के। ये है पहला मौलिक अधिकार। इसी के साथ एक मौलिक अधिकार आपको अपने आप मिल गया, वो है शिक्षा का मौलिक अधिकार। आपको आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा। अभी तक आप लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पा रहे हैं, जिसका 90% हिस्सा कभी यूज ही नहीं होता है, जिसकी मंशा बाबू पैदा करने की है, जिसने नौकरी को बड़ा बना दिया है, जिसने उद्यमियों को छोटा कर दिया है, व्यवसायियों को छोटा कर दिया है, कृषकों को छोटा कर दिया है। बाबुओं की फौज पैदा, संस्कार विहीन बाबुओं की फौज करने वाली लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं होगी। संस्कारवान, पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली, वो भी छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटकर रियलाइज करने वाली शिक्षा व्यवस्था होगी। सुयश मिश्रा जी, कोई कोचिंग नहीं लगेगी, कोई कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का